नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं सचिन जियोमेट्री क्लिनिक की तरफ से हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का हमारा वेबिनार का टॉपिक है हार्ट स्ट्रोक एंड सनबर्न। और डॉक्टर हर्ष दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर ने अभी न्यूली हमारे पैनल पर ज्वाइन किया है, तो ये अपने एक्सपीरियंस के बारे में और किस तरह के पेशेंट देखते हैं उसके बारे में अपने विचार साझा करेंगे हमारे साथ में। तो वेलकम टू द वेबिनार डॉक्टर हर्ष दीक्षित। थैंक यू सो मच फॉर जी, ज्वाइनिंग। थैंक यू सचिन जी। थैंक यू एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा जो है वो हीट स्ट्रोक और सनबर्न है। जो इस समय गर्मी का जो मौसम है इसमें बहुत कॉमन है ओल्डर पीपल्स में, बच्चों में, और जो अल्कोहल इंटेक पेशेंट्स हैं, अल्कोहल इंटेक जो लेते हैं अल्कोहल, उनके लिए कॉमन है। अब जरूरी है कि हमें पहले ये समझना पड़ेगा हीट स्ट्रोक होता क्या है। हीट स्ट्रोक जो है बहुत सीरियस हीट रिलेटेड इलनेस है, जो कि बॉडी जब अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाती है अपने स्वेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू। जो लोग हीट में ज्यादा इनका एक्सपोजर ज्यादा है, इस समय धूप का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इनका एक्सपोजर ज्यादा है, जब बॉडी अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाती है, स्वेटिंग मैकेनिज्म पूरा नहीं हो पाता है, उसकी वजह से जो सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो गया है टेम्परेचर, तो वो उसे हम लोग हीट स्ट्रोक कहते हैं। जैसे कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं हीटिंग इमरजेंसीज की। पहली होती है हीट क्रैम्प्स, दूसरा होता है हीट एग्जॉशन, तीसरा होता है हीट स्ट्रोक। हीट क्रैम्प्स क्या होते हैं? जैसे बॉडी में दर्द होना, मसल क्रैम्प्स होना, हाथ पैरों में काफी दर्द होना, हेडेक होना, इसे बोलते हैं हीट क्रैम्प्स। हीट एग्जॉशन होता है जिसमें कि आदमी को माइल्ड कंफ्यूजन होने लगेगा, डिजीनेस होने लगेगी, हेडेक होने लगेगा, ब्रीथिंग ज्यादा हो जाएगी, पल्स रेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, घबराहट होने लगेगी। ऐसे कुछ सिम्टम वो एग्जॉशन में बताते हैं। अब तीसरा आता है हीट स्ट्रोक, जो कि थोड़ा सीरियस है। हीट स्ट्रोक में सीजर्स आ सकते हैं, सीरियस कंफ्यूजन हो सकते हैं, ड्राई स्किन हो सकती है, रैपिड और वीक पल्स हो सकती है। ये हमारे सिम्टम्स होते हैं जिससे पहचान सकते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या चीज है और क्या इसको कैसे पहचाने पेशेंट जब आए। तो हीट स्ट्रोक कैसे प्रेजेंट करता है पेशेंट? मोस्टली पेशेंट, वैसे जैसे मैंने पीजीआई में इमरजेंसी की है, तो मैंने वहाँ पेशेंट जो देखे हैं वो मोस्टली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करके आते हैं पेशेंट। कभी कभी सीजर्स करके भी आता है पेशेंट हीट स्ट्रोक का। जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं जैसे थ्रॉम्बिंग, हेडेक, फीवर, रैपिड पास होगा, बीच पास होगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, पेंटिंग ग्रोथ हो जाएंगे, लॉस ऑफ मोशन, और सबसे सर, सीरियस डॉक्टर हर्ष सर, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है सर। होने के चांसेस रहते हैं। सीजर रंडल सीजर्स आते हैं, ये सीरियस इसीलिए है। ये पर्पस कौन है हो सकता है? एक ओल्ड पीपल जो अल्कोहल इंटेक है, या चिल्ड्रन के रूप में। हेलो, 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 मेरी यस आवाज आ सर, रही है? अब आ आवाज रही आ है रही सर। है? नेटवर्किंग इशू हो रहा था सर आपके साइड अभी। जी, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पेशेंट कैसे रिप्रेजेंट करेगा। पेशेंट जो है इमरजेंसी पेशेंट है, ये ओपीडी बेसिस पर मोस्टली नहीं आते हैं, ये इमरजेंसी में आते हैं। जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं जैसे थ्रॉम्बिंग है, रैपिड पल्स है, वीक पल्स है, कंफ्यूजन है, ड्राई स्किन है, क्रैम्प है, हाथ पैरों में दर्द बताएगा, सर में दर्द बताएगा पेशेंट। और मोस्ट सीरियस कंडीशन तो होती है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और सीजर्स, जिसमें इसलिए इसको सीरियस बोल रहा हूँ मैं कि इसमें सीजर्स जो होते हैं या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, इसमें परमानेंट ब्रेन इंजरी के चांसेस होते हैं। परमानेंट ब्रेन इंजरी हो सकती है पेशेंट को, जिसमें पेशेंट कोमा में जा सकता है, या और भी कुछ कंडीशन है सीरियस जिनमें जा सकता है। अब इनमें कौन लोग हैं जिनको ये हो सकता है? जो ओवर वेट हैं, ओल्डर एज वाले पीपल हैं, जो अल्कोहल इंटेक है, चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं बाहर धूप में खेल रहे हैं, और इसमें टेम्परेचर जो है बॉडी का वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है।
अब इसका ट्रीटमेंट क्या हम ले सकते हैं जिस समय पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है? सबसे पहले तो हम एबीसी करेंगे। एबीसी होता है एयर ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले हम उसका एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे, देखेंगे कि उसके वाइटल्स स्टेबल हैं कि नहीं। और दूसरा, और जिस समय आपका अगर पेशेंट आपके पास वो इमरजेंसी नहीं है तो घर पे क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, आप जिस जहाँ पे पेशेंट वहाँ क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उसको, सब जो कपड़े हैं उसके, उसको उसको लूज कर दीजिए। दूसरा, उसको ठंडे पानी से उसकी स्पंजिंग कर सकते हैं हम। ठंडे पानी से, आइस से स्पंजिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में और सीजर्स में है, तो उसके मुंह में पानी नहीं डालना। मतलब सबसे ज्यादा गलती इमरजेंसी के पेशेंट्स में हमेशा ये होती है कि वो पेशेंट्स के मुंह में पानी डाल देते हैं या कुछ और डाल देते हैं उसको वो करने के लिए, होश में लाने के लिए, और वो पेशेंट एस्केलेट कर जाता है, जो कि और ज्यादा वर्स हो जाती है कंडीशन। कई बार इंटुबेटेड करना पड़ता है, सक्शन करना पड़ता है, पेशेंट और कंडीशन खराब हो जाती है। बस हमें ध्यान रखना है कि उसको, अगर पेशेंट होश में है या बेहोश भी है, तो उसको स्पॉन्जिंग करनी है और ठंडे पानी से, आइस से, और उसके कपड़े लूज कर देने हैं। तीसरी बात, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है? इसका ट्रीटमेंट एबीसी, सबसे पहले एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, उसके वाइटल्स स्टेबल करने हैं, उसको फ्लूइड मैनेजमेंट करना है। उसके बाद अगर उसको सीजर्स है तो इंजेक्शन, जैसे एप्सुलिन आते हैं अपने पास, इंजेक्शन एप्सुलिन आते हैं, क्योंकि एडीमा, ब्रेन में एडीमा हो जाता है। उस एडीमा को रोकने के लिए हम एप्सुलिन यूज करते हैं इमरजेंसी में। तो उसमें हम एप्सुलिन यूज कर सकते हैं। एप्सुलिन सीजर्स रोकता है, ब्रेन एडिमा को रोकता है, परमानेंट इंजरी को रोकता है, और उसके वाइटल्स को स्टेबल करेंगे, और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को उसको देंगे। हीट स्ट्रोक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फूड मैनेजमेंट, और आपका एबीसी, एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करना, और उसकी ब्रेन इंजरी को रोकना। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बात आती है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसका, हम इसको रोक कैसे सकते हैं हीट स्ट्रोक को? सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉसिबल ये हो जाए कि अगर हम धूप में ना निकले, ज्यादा देर तक हमारा एक्सपोजर धूप में ना रहे, लाइट वेटेड कलर्ड कपड़े पहन सकते हैं, जितना फ्रिक्वेंटली हो सके हम पानी पिए, और अवॉइड करें एल्कोहल को जो कि हीट स्ट्रोक कराने का एक और कॉज है। ये सारी चीजें हैं हीट स्ट्रोक में। और मैं पीजीआई सैफई में 3 साल मैंने काम किया है इमरजेंसी में। तो मैंने काफी पेशेंट इसके देखे हैं। सबसे वर्स्ट कंडीशन जो है वो सीजर्स की ही होती है इसमें। पेशेंट इमरजेंसी में ही 99.9% पेशेंट इमरजेंसी में ही आपके पास आएगा। और जो गलती इसमें जो अटेंडेंट करते हैं या छोटे अस्पतालों में लोग करते हैं, वो मुंह में पानी डाल देते हैं बेहोशी में, सीजर्स में। हमने कई बार सक्शन किया, पेशेंट को इंटूबेट किया है, वेंटिलेटर पे लिया है, तो पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उस कंडीशन में। बाकी वाइटल्स स्टेबल करने हैं, और उसको अगर ब्रेन इंजरी हुई है तो एप्सिलिन दे सकते हैं, मैनिटोल दे सकते हैं। इंजेक्शन मैनिटोल आता है जो कि ब्रेन इंजरी को रोकता है, और एप्सिलिन दे सकते हैं। और बीपी, सबसे बीपी मेंटेन करना है। और अगर घर पे है आपका तो उसके कपड़े यूज कीजिए, स्वेटिंग, जो उसके स्पॉन्जिंग, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है स्पॉन्जिंग, आइस वाटर से या ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग करनी है। बच्चे जो धूप में खेलते हैं, स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, वो फ्रिक्वेंटली 10 से 15 मिनट में स्पोर्ट्स ड्रिंक जो आती है वो उसको पीना चाहिए। अब आप लोग चाहें तो कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझसे इस टॉपिक को लेके। जी जी, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और सर थोड़ा सा कि इसमें ओवरऑल की रीहाइड्रेशन भी कर सकते हैं हम सर, जैसे हाँ हुआ। भैया, हाँ मैंने बताया था कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो फ्लूइड मैनेजमेंट है। वाइटल्स स्टेबल करने, फ्लूइड मैनेजमेंट में वाइटल्स स्टेबल है, फ्लूइड मैनेजमेंट आता है। फ्लूइड मैनेजमेंट का मतलब है NSRL, हाइड्रेशन मेंटेन करना है पेशेंट का। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है हाइड्रेशन मेंटेन करना है। जी जी, और कि जैसे सर आपने बताया कि सीजर कि इसमें मोस्ट कॉमन है। तो सर जैसे कि सीजर जो आ रहा है तो उसमें कोई कंडीशन भी होगी पेशेंट को लिटाने की, मतलब उसको हाँ, एक सीजर आ रहा है, पेशेंट अगर सीजर आ रहा है तो पेशेंट को लेटरल साइड पे हमको लिटाना है, उसको सीधा नहीं लिटाना है। उसको लेटरल साइड में लिटाना है, और वो एस्पिरेट ना कर सके उसका। मोस्टली एस्पिरेट कर जाते हैं पेशेंट, उसको लेटरल साइड में लिटाना। सीजर्स में हम लोग हॉस्पिटल्स में ही बताते हैं कि लेटरल साइड में लिटाना है, उसको एक करवट करके लिटाना है पेशेंट को, और सीजर्स में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।
और जी हमारे सभी हेल्प पार्टनर से रिक्वेस्ट है कि सर से एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। जी मौर्य हेलो सर, जी सर। सर, जी जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, जी तो कोई पेशेंट कभी कभी नाइट में अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की स्थिति में आता है, जी तो हम लोग कैसे उसको पहचानेंगे कि ये ब्रेन स्ट्रोक का है या अदर रीजन का, कैसे उसमें कुछ इसके बारे में सजेस्ट करें सर। जैसे कि मैंने बताया है, पेशेंट अनकॉन्शियस कई कंडीशंस में हो सकता है। पैनिक अटैक में हो सकता है, जी ये भी हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। जी पैनिक अटैक्स में फीमेल पेशेंट मोस्टली में टाउन इमरजेंसी में पैनिक अटैक्स करके पेशेंट आते हैं जो बेहोश होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में भी पेशेंट बेहोश हो सकता है। इसके सिम्टम्स जो हैं, जो सिम्टम्स हैं वो आपको बताएंगे। बॉडी टेम्परेचर बहुत जरूरी है। बॉडी टेम्परेचर आपको 100% केसेस में 103 डिग्री 102 डिग्री से कम तो मैंने कभी टेम्परेचर देखा ही नहीं है। टेम्परेचर बहुत जी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा पेशेंट का, और ड्राई स्किन होगी उसकी पेशेंट की, और पल्स बहुत वीक होगी। ज्यादातर हम लोग, इस समय सीबीए नहीं होता है, सर्दियों में सीबीए होता है। पोस्ट बॉडी सीबीए जो होता है वो सर्दियों में होती है। हेलो, 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 जी सर, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? तो सीबीए सर्दियों में होता है, जी और उसमें हम आरबीएस चेक जी करेंगे। अगर आरबीएस नॉर्मल है, वाइटल स्टेबल, तो वो पैनिक अटैक का पेशेंट है, साइकोलॉजिकल पेशेंट है। उसको जी हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डाल के उसको एक एक करके रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि फीवर है, जी इसमें फीवर आ रहा है, उसमें फीवर नहीं आ रहा है, आरबीएस नॉर्मल है, वाइटल्स स्टेबल है, पेशेंट का फीवर है, हेडेक है, उसके साथ वाले हेडेक का बता रहे हैं। बहुत हीट स्ट्रोक जो है वो एक सडन कंडीशन तो जरूर है, लेकिन उसकी एक स्टेजिंग है। स्टेजिंग ये कि पहले आदमी क्रैम्प बताएगा, फिर थकावट बताएगा, हेडेक बताएगा। इस तरीके की स्टेजिंग है उसकी। तो वो भी पेशेंट की हिस्ट्री से हम जी पता कर सकते हैं कि क्या हिस्ट्री रही पेशेंट की। और 100% केसेस में फीवर आपको मिलेगा पेशेंट का, और वो सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है। और 1 से 2% या कुछ केसेस में सीजर्स मिलते ही मिलते हैं, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मिलता ही है। यही तरीका है उसको पहचानने का। ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। कि डॉक्टर सरफराज अहमद सर, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन सर से। जी सर। हेलो जी सर जी, हमारे एक पेशेंट हैं, जी लेडीज हैं सर जी। उनको पीरियड जी। वगैरह सही से नहीं सर आ रहा है, 3 मंथ हो गए हैं। बाकी अल्ट्रासाउंड वगैरह सारा नॉर्मल उनका आ रहा है। पीरियड्स ब्लड, नॉर्मल नहीं? जी गायनोक पेशेंट है सर। जी, पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहा है। जी, आपने यूएसजी वगैरह कुछ कराया है उनका? यूएसजी जी सर कराए, उनका नॉर्मल है सारा। नॉर्मल है? सर जी, यूपीटी भी नॉर्मल है? जी सर, एसजीओटीपीटी नहीं कराए हैं, अभी नहीं, नहीं कराए यूपीटी, यूपीटी प्रेगनेंसी तो नहीं है? फीमेल पेशेंट, यंग पेशेंट है? हैं। नहीं सर, प्रेगनेंसी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो और कोई इन्फेक्शन, पीआईडी वगैरह? पीआईडी अभी नहीं कराए हैं सर। पीआईडी नहीं कराए? एक बार क्रॉस चेक करिएगा पेशेंट का कि पीआईडी ना हो पेशेंट को। उसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, पेशेंट प्रेग्नेंट ना हो। और तीसरी बात यह है कि हमें उसको रूल आउट करना है कि उसकी जो अल्ट्रासाउंड में ओविरियन सिस्ट वगैरह ये सब ना हो। और उसके बाद भी अगर कुछ पीरियड्स अब नॉर्मल है, तो उसके लिए हमें मेरेस्ट्रॉल और प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट आती है कॉम्बिनेशन में, उस टैबलेट को हम शुरुआत करते हैं। वो भी है। ठीक है सर, एक बार रिपोर्ट उनका करा करके हम आपको कंसल्ट कराते हैं। जी, और क्या रिपोर्ट करा क्या लीजिए। मैं मांग लेता हूँ। जी जी। थैंक यू सर जी। ओके। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो सर से क्वेश्चन करना चाहते हैं? सर नमस्कार सर। नमस्ते।
हाँ सर, सनबर्न का कुछ प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम नॉर्मली? सनबर्न का मोस्ट, अगर पहले तो कोशिश करेंगे कि हम धूप में ज्यादा कम से कम जा पाए। दूसरा प्रिवेंशन ये है, लाइट वेटेड कपड़े पहने, कलर्ड, ब्लैक, जैसे ब्लैक कपड़े हैं जो हीट एब्जॉर्बर ज्यादा हैं, उन कपड़ों को इग्नोर करें। तीसरा, जितना हो सके हम पानी को पिए, जितना हो सके इसमें हाइड्रेट रहें जितना हो सके। नींबू पानी है, ORS है, नॉर्मल पानी है, इसको हम पिए, हाइड्रेशन मेंटेन करें। और सबसे बच्चों में और ओल्ड एज में उनको कोशिश करें कि वो धूप में ना जाए। और अगर स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है सनबर्न की वजह से, तो हम जो क्रीम्स आती है कई, उनको भी यूज कर सकते हैं। अ, बस यही प्रिवेंशन है, जितना हो सके हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए पेशेंट का। या ओके। अभी इस समय हम जैसे हम खुद भी इस चीज को करते हैं। मैं खुद भी कई बार पूरे दिन मैं पानी पीता रहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा धूप में तो नहीं निकलते हम लोग, लेकिन फिर भी पानी पीते रहते हैं। ऐसे ही लोगों को एडवाइस करें कि अगर वो धूप में काम कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें। और पानी पीने से ही केवल काम नहीं चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सोडियम पोटेशियम जो, वो केवल पानी से नहीं मिल सकता आपको। वो ORS है, नींबू पानी है, इन चीजों को भी उसको पूरा करें। ओके सर। ठीक। और कोई हमारा हेल्प पार्टनर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हो या कुछ जानना चाहते हो? सर नमस्कार। हाँ जी सोलंकी जी नमस्ते। बताइए। सर हीट स्ट्रोक से संबंधित जो लक्षण आते हैं सर, उसमें कैसे क्या क्या हो सकते हैं सर, कैसे कैसे पहचाने सर? हीट स्ट्रोक में जो सिम्टम्स आते हैं, उसमें जैसे कि 3 तरीके की स्टेजिंग है इसमें। जी हीट सर। क्रैम्प, हीट क्रैम्प, एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक। हीट क्रैम्प्स में जैसे मांसपेशियों में दर्द होना, अकड़न आना, हाथ पैरों में अकड़न आ रही, पैरों में अकड़न आ रही है पेशेंट के, ये जी शुरुआत हो सर। जाएगी। सर में दर्द होने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, वीक पल्स हो जाएगी, चक्कर आ रहे, कंफ्यूज हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें पेशेंट को, जी सर। चक्कर आने, और ड्राई स्किन हो जाएगी। और अगर ज्यादा सीरियस हो जाएगा तो रैपिड और स्ट्रॉन्ग पल्स भी मिल सकती है। और सबसे बड़ी चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। उससे ज्यादा ही हो सकता है पेशेंट का, 106 डिग्री तक पहुंच जाता है फ़ारेनहाइट तक। तो सर टेम्परेचर मेन डाउन करने के लिए सर मेडिसिन में क्या देना चाहिए सर उसमें? ऐसी मेडिसिन में हम लोग सिम्टोमेटिक के पहले फुल मैनेजमेंट करेंगे। PCM दे सकते हैं हम लोग, PCM वगैरह दे सकते हैं, इंजेक्शन वगैरह। जी और सर। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है, PCM से भी आसानी से कम नहीं होता है उस समय, जी स्पॉन्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी सर। उसको स्पॉन्ज करिए पेशेंट को, उसके बॉडी टेम्परेचर, जो एफर्ट है उससे कम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्पंजिंग कीजिए, उसकी बॉडी के जो कपड़े हैं उसको खोल दीजिए और स्पंजिंग कीजिए, तब टेम्परेचर उतरेगा। और सर आईवी में क्या दे सकते हैं सर उस समय? जी, आईवी में क्या लगा सकते हैं सर उसमें पेशेंट IV को? में आप जैसे NS है, RL है, वो पेशेंट के वाइटल्स पे भी डिपेंड करता है कि BP कितना है। जी अगर BP ज्यादा लो है तो NS RL लगा सकते जी। हैं। और DNS भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन DNS अगर शुगर पेशेंट है तो DNS यूज नहीं कर पाएंगे ज्यादा। NS और RL, इनको हम बैलेंसली यूज करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनको हमने 4 4 5 5 NS और RL लगाया, फिर मैनेजमेंट किया। जी सर। 4 NS 4 RL। ठीक है सर, थैंक यू। जी। ओके हेलो, सर, थैंक यू नमस्ते सो सर। मच सर। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हेलो। जी उमेश सर पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। सर एक जैसे कि सर अभी गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा
ये जो क्रैम्प्स का जो प्रॉब्लम होता है सर, मांसपेशियों में जो दर्द होता है और जो वो बहुत ज्यादा जी हार्ड भी हो जाता है सर वो, तो सर जी उसको जी। कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मांसपेशियों को मेन कारण है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बॉडी में। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पानी की कमी, जिसको हम कह सकते हैं साधारण भाषा में पानी की कमी। उसको कम करने के लिए आपको पानी की कमी को ही पूरा करना पड़ेगा। उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, बहुत बड़ा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना। जब भी अगर आपके पास पेशेंट नॉर्मल ओपीडी में भी आ रहा है कि पैरों में दर्द हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं, या इनका काम हीट धूप में ज्यादा है इन दिनों के, क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो उसको आप तुरंत ही ORS रिकमेंड कीजिए। ORS पिए, वो दिन में 2 से 3 लीटर पानी में। जनरल नॉर्मल पानी पिए, नींबू पानी पिए, ऐसी चीजों को जितना हो सके हाइड्रेशन मेंटेन करें। हाँ ऐसे सर। क्रैम्प्स में जी। तो वो सब सब करने के बावजूद भी जैसे कि कुछ दिनों तक ठीक रहता है पेशेंट, 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक ठीक रहते हैं, फिर वो रिपीट फिर होने लगता है सर वो प्रॉब्लम। नहीं, अगर गर्मियों के दिनों में हो रहा है तो ये हीट स्ट्रोक का कारण है, नहीं तो उसका कारण फिर कुछ और है। अगर इतना कंटिन्यूएशन इतने दिन में है, तो क्रैम्प्स का कारण हम्म। फिर कुछ और है। पोटेशियम भी कभी कभी क्रैम्प्स का कारण होता है। पोटेशियम कम हो सकता है, फिर तो आपको इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा पेशेंट को कि उसका, अगर इतने लॉन्ग पीरियड तक क्रॉनिक पेशेंट है, उसको क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो उसका कॉज कुछ और है। फिर उसका कॉज फिर हीट स्ट्रोक नहीं है। हीट स्ट्रोक सडन होगा, एक्यूट होगा, कभी क्रॉनिक नहीं होगा। क्रॉनिक का मतलब लंबे समय तक नहीं है। हाँ हाँ, वो मतलब रिपीटेड होना। ये फिर वो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट की तरफ जा रहा है। ऐसे। न्यूरोलॉजिकल, फिर उसको विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जिसमें हम न्यूरोबियन वगैरह चलाते हैं, प्रीगाबालिन वगैरह चलाते हैं। ये सब हम उन पेशेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं। वो क्रॉनिक पेशेंट, हीट स्ट्रोक का पेशेंट नहीं है। फिर उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा हमको कि उसको कैल्शियम+D3 की कमी तो नहीं हो रही है, विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को फिर हमें इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा कि कॉज क्या है उसका। यस सर। जी। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि सनबर्न में कोई ऐसा मॉइस्चराइजिंग लोशन जो मतलब जनरली यूज कर सकते हैं पेशेंट सनबर्न के केस में सर? स्तनबर्न के लिए जो पेशेंट है, जो वो आप जैसे मॉइस्चराइज रखिए स्किन को, कोशिश करिए कि मॉइस्चराइज रख पाए हम उसको। और दूसरा सनबर्न के आप जो क्रीम बना रहे हैं, वो सनबर्न के नाम से एक क्रीम आती है। यस सर। हेलो, हेलो। यस सर, वही सारी है आपकी सर। अब जैसे जी, शैडो सन है, और कई क्रीम आती है शैडो सन के नाम से आती है। शैडो जो शैडो सन के नाम से क्रीम आती है। टेम्परेरी बेसिस पे हम उस पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस स्किन ड्राई ना हो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? टॉपिक के अलावा आप सर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके पास जिस हेलो। प्रकार के पेशेंट आते हैं। हेलो यस सर, सोनाल जी पूछिए। जी सर, 2 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, मतलब उसका उस समय बीपी बढ़ा हुआ था। जी 32 साल उम्र थी, फीमेल है। और मतलब उसके पैरों में सुन्नपन आ रहा था, हाथों में नहीं आ रहा था केवल। और उसका अपन ने बीपी टेस्ट कितना था? करवाया था, प्रोटीन टेस्ट करवाया और B12 करवाया, TSH करवाया, तो सारा नॉर्मल आ रहा था। ओनली हीमोग्लोबिन की कमी आ रही थी सर। अच्छा, कितना था हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन 9 आ रहा था सर। हीमोग्लोबिन 9 आ रहा था। और जी बीपी सर। कितना था? प्रोटीन बीपी बीपी कितना था? बीपी सर 159 110 ऐसा कुछ था। और थोड़ी देर बाद 150। नॉर्मल हो गया था सर। मैंने उसको पेंटोसिड डोरानोल लगाया था। हम्म। अगर हीमोग्लोबिन कम है और बीपी ज्यादा है, तो एक तो उसका बीपी में बीपी मॉनिटरिंग करवाइए।
बीपी मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि जिस टाइम आपने बीपी लिया था उस टाइम पेशेंट चल के तो नहीं आया, दूसरा उसको 15-20 मिनट आधे घंटे वेट करके दोबारा बीपी करते। और तीसरी बात ये है उसको बीपी मॉनिटर करिए। बीपी मॉनिटर मतलब वो आप या तो आपको बताए बीपी रोज आपके पास करवाए आके, या वो घर पे अपना बीपी करे। और अगर आपको लगता है उसका बीपी कंटिन्यूस बढ़ा हुआ है तो उसको हम हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और दूसरी बात, अगर ये अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है और फीमेल पेशेंट है तो उसको आयरन और फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको थोड़ा आयरन सा फोलिक एसिड। थोड़ी सी कैल्शियम की कमी आ रही थी सर, उसमें 8.110 कुछ आ रहा था कैल्शियम। हाँ, तो कैल्शियम अगर कम है तो आप कैल्सीफ्रोल सैचेट जो आता है, कैल्सीफ्रोल का सैचेट, जी सर। वो भी शुरू कर सकते हैं। वो दूध में एक देना होता है, दूध के साथ दे दीजिए उसको कैल्सीफ्रोल सैचेट। साथ में उसमें कैल्शियम प्लस D3 की कॉम्बिनेशन में टैबलेट आती है, वो जी टैबलेट सर। आप उसको साथ में कर दीजिए, जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। कैल्शियम D3 की जो टैबलेट आती है वो कैल्शियम डायरेक्ट नहीं बढ़ाती है, वो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। लेकिन आप कैल्सीफ्रोल दोगे आप डायरेक्ट, तो उसका कैल्सीफ्रोल जो है वो डायरेक्ट कैल्शियम बढ़ाएगा। जी सर। उसका पाउडर आता है कैल्सीफ्रोल नाम से, कैल्शियम का पाउडर आता है, वो पाउडर उसको रिकमेंड करिए। और फोलिक एसिड, आयरन और फोलिक एसिड साथ में बढ़ाइए। जी सर, कैल्शियम पाउडर तो बहुत सारे पेशेंट को देते हैं, पर सर वो उस समय उसका बीपी डाउन हो गया था, सेकंड डे मैंने उसको वापस करा था भी सही, मतलब चेक तो वापस सेकंड डे बराबर आ रहा था, पर वापस उसको वही दिक्कत हो रही थी। आपका पेशेंट किसी बात से एक्सर्शन में होगी, किसी बात से परेशान होगी, इस वजह से बीपी हुआ, या रात में सोई नहीं होगी। जी उसको आप सर। एक उस समय क्लोनाफिट टैबलेट दे देते और क्लोनाफिट के बाद वो नॉर्मल हो जाती, उसको स्ट्रेस होगा कुछ ना कुछ। तो ओपी जी सोलंकी जी, आप एक काम भी कर सकते हैं, आप पेशेंट को रेफर करके डॉक्टर को दिखवा सकते हैं और फिर उस हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट भी दे देंगे। नहीं सर, पेशेंट तो अपन दिखवाते ही हैं, पर मैंने सर से पूछ लूँ अभी, वो पेशेंट तो अपन हर बार दिखाते हैं, आपको मालूम है सर। जी जी। और सुरेश पटेल जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे? नमस्कार जी। सर नमस्ते। एक एक क्वेश्चन है, जैसे आईवी ड्रिप लगाते हैं तो उसमें सर ठंड वगैरह क्यों लगती है? जैसे डॉक्टर प्रदीप सर ने भी लिखा ट्रीटमेंट, तो फिर बाद में उसमें ठंड लगने लग जाती है। जैसे पीसीएम लगा दिया, उसके बाद में डीएनएस या आरएल जो भी एनएस लिखते हैं, तो थोड़ी पेशेंट को देर ठंड बाद में। क्यों लगती है? हाँ। पेशेंट ठंड को इसलिए लगती है पेशेंट को, आप कोई भी आईवी फ्लूइड चला रहे हैं और हाँ। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर जो है और फ्लूइड का टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन आएगा, तो वो डिफरेंस आपका आपको ठंड देगा ही। जैसे आप मान लो ठंड का समय हो, उसको आईवी फ्लूइड बिना अभी वार्म सर, करे अभी अभी का हुआ थे, अभी हाल अभी भी फिलहाल आप कर रहे 10। हैं। पेशेंट अगर पेशेंट स्वेटिंग में है या फीवर में है, उसका वेरिएशन अगर टेम्परेचर डिफरेंस है आपका आईवी सेट में, आईवी फ्लूइड में और बॉडी टेम्परेचर में, तो वो ठंड करा सकता है। उसको स्लोली चढ़ाइए, एकदम फास्ट मत चढ़ाइए। नहीं है तो स्लो, एकदम स्लो। स्लो ही बोला था हाँ, उन्होंने, क्या स्लो ही चढ़ाना है? एकदम स्लो है तो ठंड ठंड का कॉज फीवर हो सकता है फिर। हाँ, फीवर तो था बॉस, उसको फीवर था तो पीसीएम बोला कि 100 ml पीसीएम चढ़िए स्लो। उसके पीसीएम बाद लगा में। दीजिए उसको, पीसीएम लगा दीजिए, वो रुक जाएगा उसको। बाकी फ्लूइड की वजह से दो ही कारण होते हैं नहीं फ्लूइड सर, फ्लूइड पहले में। पीसीएम लगा दिया, जैसे पीसीएम पहले चढ़ा दिया, पेंटॉप ऑनडेम आईवी पुश कर दिया, उसके बाद में ड्रिप चढ़ाई आईवी, तो उसके बाद में हुआ वो ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। होता है, कुछ पेशेंट्स में होता है फ्लूइड मैनेजमेंट ओके। में ठंड लगती है, तो उसको हमें मैनेज ऐसे ही करना पड़ता है पीसीएम के बाद। और उसका या बुखार एकदम से उतरा होगा, आपने फ्लूइड दिया होगा, दोनों कारण से भी हो सकता है, दोनों फिर चीजें हैं। वापस कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि एविल लगा दो तो ठीक हो जाता है। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होगी इसलिए विल्डेक्सा बोला होगा। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, लेकिन फ्लूइड से एनाफिलेक्टिक रिएक्शन ज्यादातर होती नहीं है। अगर हो रही है तो आप एविल्डेक्सा लगा सकते हैं। यही है। और सर जैसे हीट स्ट्रोक होता है ना, तो उसमें एक तो गीला कपड़ा से करना होता है या बर्फ से, मतलब दोनों में से अच्छा कौन सा होता है? अगर ठंडे पानी से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कोल्ड वाटर है। बर्फ से कर सकते हैं, बर्फ से तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सर बर्फ से ये अपन चेस्ट पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल फुल, फुल बॉडी। अच्छा, फुल बॉडी। और वैसे ठंड के दिनों में चेस्ट पे कर सकते हैं गीला कपड़ा? ठंड के दिनों में हीट स्ट्रोक कैसे होगा ही नहीं, हीट नहीं, स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक नहीं बता रहा हूँ सर, हीट स्ट्रोक नहीं, ठंड के दिनों में अपन बुखार आ रहा है स्पॉन्जिंग जैसे। करते हैं, हाँ, नॉर्मल पानी से। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ये डॉक्टर रामाश्रय सर, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कुछ? रामाश्रय कुशवाहा सर।
और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन कंक्लूड द कॉल। सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन सर रिगार्डिंग इमरजेंसी? हाँ सर, जैसे आपने इमरजेंसी की काफ़ी अच्छे से की है, आपको की काफ़ी तजुर्बा है। हाँ सर, जैसे कोई पॉइजन केस आ जाता है सर, तो उस केस में सर फर्स्ट एड क्या रहेगा हमारा? वैसे एमएलवीसी केस है ये, मेडिको लीगल, लेकिन सर कि मरीज हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा, तो बीच में हम क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं पॉइजनिंग केस में सर? सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, थ्योरेटिकल चीज नहीं बताऊंगा। अगर पॉइजन का पेशेंट है आपके पास और वो होश में है, होश की हालत में नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके उसको ज्यादा से ज्यादा पानी पिला के उसको वॉमिट कराइए, उसका पेट साफ कीजिए। पहला काम पेट साफ कीजिए उसका। जितना जल्दी उसका जहर जो है पेट से निकल जाएगा उतना उसको आराम होगा, उतना उसके लिए फायदेमंद होगा। और कोशिश कीजिए जितना जल्दी वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। जैसे पेशेंट सल्फार पॉइजनिंग के पेशेंट जो होते हैं, वो उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही टिपिकल केस है वो। 100% मोर्टेलिटी रेट है उनका। लेकिन ऑन ओपी पॉइजनिंग है, इसमें एंटीडोट है, ट्रोपिन एंटीडोट होता है उसका। तो बहुत से पॉइजनिंग का एंटीडोट होता है। सबसे पहले ये जानकारी करना जरूरी है कि पेशेंट ने खाया क्या है, यस सर। उसने क्या खाया है। अगर उसने जो खाया है वो आपको पता है तो आप अस्पताल जल्दी जल्दी और मोस्ट प्रॉब्ली टर्सरी सेंटर की तरफ जाइए। आप प्राइमरी सेकेंडरी सेंटर्स में जाएंगे, पेशेंट को वो नहीं मैनेज कर पाएंगे सीरियस पॉइजनिंग के केसेस में। तो आप टर्सरी सेंटर, अगर उसको फर्स्ट एड जल्दी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो टर्सरी सेंटर अगर आपके पास है तो टर्सरी सेंटर की तरफ जाएंगे। और अगर आप पेशेंट होश में है तो जितना हो सके उसको पानी पिला के उसको वॉमिटिंग कराइए। तो जितनी जल्दी उसका जितना एब्जॉर्प्शन कम होगा जहर का, उतना उसको बचाना आसान है। होश में नहीं है तो उसके मुंह में पानी नहीं डालना, उसको नहीं छेड़ना है। जल्दी जल्दी अस्पताल में आना है, जो एंटीडोट है वो इस्तेमाल की जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो सर से क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं अभी। आई थिंक जगत नारायण जी आप कुछ पूछ रहे थे सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। थैंक यू और सो और सर पहले धन्यवाद सर कि आपको इसीलिए आपने जियो ज्वाइन किया है, और काफ़ी जी अच्छा तजुर्बा एक्सपीरियंस है सर आपको। बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। और हमारे सभी हेल्प पार्टनर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर ज्वाइन किए हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।